Hello students, today I shall discuss about the 15th stanza of the poem। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 14वें स्टेंजा का डिस्कशन बताया था, वो मैंने डिस्कस किया था। जैसा कि कवि थॉमस ग्रे उसमें जो गांव के कब्रिस्तान में दफनाए गए गरीब ग्रामीण लोग, उनके पूर्वज, जैसा कि कवि ने बताया कि उस गांव के जो पूर्वज थे जो उस कब्रिस्तान में दफनाए गए थे, उनकी प्रतिभा को अर्थात उनके गुणों को, उनके ज्ञान को, उनके महत्वाकांक्षा को इस प्रकार नहीं जान पाया गया, मतलब कि नहीं लोग जान पाए जिस प्रकार से अथाह समुद्र के तली में छिपे हुए, अथाह समुद्र के नीचे गहराइयों में पड़े हुए रत्न, मतलब कि द जेम्स ऑफ द ओशन विच आर कंसिस्टेड, विच आर लाइट इन द बॉटम ऑफ द ओशन, जिस प्रकार से समुद्र के निचले सतह में, अंतिम सतह में पड़े हुए रत्न के बारे में कोई नहीं जान पाया, मतलब गहरे समुद्र के नीचे, सबसे नीचे सतह में पड़े हुए रत्न को कोई नहीं जान पाया। उसी प्रकार से उन ग्रामीणों के पूर्वज, ग्रामीणों के ज्ञान, उनके सम्मान, उनकी सराहना, उनका सम्मान कोई नहीं कर पाया। ठीक उसी भांति जिस प्रकार से समुद्र की अंतिम सतह में पड़े हुए रत्नों को कोई नहीं जान पाया। उसी के संदर्भ में कवि आगे कह रहा है, उनकी तुलना कुछ विद्वान, लेखक, काव्य की रचना करने वाले इत्यादि लोगों से तुलना कर रहा है। तुलना करते हुए कहता है कि जो उसमें गांव के सामान्य कब्रिस्तान में जो लोग दफनाए गए हैं, विच आर लाइंग ब्यूरीड, विच आर lying buried in the simple graves of the village. So the poet says that some village Hampden that with dauntless breast the little torrent of his filth withstood, some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood। कवि जो है अब उन ग्रामीणों की तुलना, द पीपुल, द पुअर पीपुल who are very poor, who are unfit person, who are who are very bright person and who are like Hampden, Milton and Cromwell। इस पैसेज में कवि जो है उन ग्रामीणों की बात करता है, जो ग्रामीण, जो पूर्वज कब्रों में दफनाए गए हैं। जैसा कि पिछले पैसेज में मैंने आपको बताया कि कवि ने ये बताया कि उनके गुणों की परीक्षा, उनके गुणों की सराहना इसलिए नहीं की गई, इसलिए नहीं कर पाए लोग, क्योंकि वे अथाह समुद्र के सबसे अंतिम सतह में पाए जाने वाले रत्न की भांति रहे, जिनको कोई नहीं जान पाया, जिनकी गहराइयों, जो गहराई में थे, जिसके कारण उनको कोई नहीं जान पाया, उनका कोई वर्णन नहीं कर पाया। उसी प्रकार से ये दफनाए गए दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, दुर्भाग्यशाली ग्रामीणों का यह इतिहास रहा है कि उनको कोई जान ही नहीं पाया। उनके संदर्भ में वो बता रहा है कि सम विलेज हैम्पटन दैट विथ डांटलेस ब्रेस्ट, ये कहते हैं कि कुछ ऐसे निर्भीक लोग रहे, मतलब इस पैसेज में, in this passage the poet says that some people who were like fearless,
persons who were like Hambden, जो एक हैम्पटन नाम का व्यक्ति था, मतलब वहाँ का एक ऐसा शासक था, ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है वहाँ के मतलब इतना साहसी था कि वहाँ की जो व्यवस्था थी, भूस्वामी द्वारा जो क्रूरता की जा रही थी, मतलब ये हैम्पटन एक ऐसा साहसी व्यक्ति था, ऐसा शासक रहा होगा जो भूस्वामियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। तो कवि ये कह रहा है कि द विलेजर्स हु वेयर लाइंग ब्यूरिड इन द ग्रेव, ऐसे ग्रामीण लोग जो उस कब्र में दफनाए गए हैं, वे कुछ ऐसे थे जैसे हैम्पटन था। हैम्पटन का क्या गुण था? भूस्वामियों के विरुद्ध, मतलब जो भूस्वामी लोग थे, जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक व्यक्ति था, जिसकी तुलना, मतलब इस हैम्पटन की तुलना उन गरीब ग्रामीण लोगों से की जा रही है। एंड द पोएट अगेन सेज दैट दे कुड नॉट अचीव ग्रेटनेस फॉर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ लोग तो हैम्पटन की भांति रहे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने जीवन की जो उपलब्धि थी, अपने जीवन में जो उनको उपलब्धि प्राप्त करना था, वो अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर की कमी के कारण दे कुड नॉट अचीव देयर ग्रेटनेस फॉर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अपने महानता को नहीं प्राप्त हो पाए क्योंकि उनके अंदर अवसर की कमी थी, उनको अवसर पर्याप्त रूप में अवसर उनके अनुकूल नहीं मिल पाया। सो ही अगेन सेज दैट सम म्यूट इंग्लोरस मिल्टन, ये आगे कहते हैं कि सम म्यूट इंग्लोरस मिल्टन, कुछ लोग उसमें जॉन मिल्टन की भांति थे, जो एलिजाबेथन पीरियड का एक कवि था, मतलब जॉन मिल्टन जो एलिजाबेथन पीरियड का, मतलब एलिजाबेथन के समय का एक कवि था, उनकी भांति थे। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सम हु रेजिस्टेड द अटैक ऑफ विलेज टेनांस, मतलब कि जो क्रूर शासकों द्वारा जो ग्रामीण लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, उन पर वो कविताएं लिख रहा था, या यह कह सकिए कि वह एक ऐसा कविता, मतलब हैम्पटन की बात करते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीज़ों का विरोध करता था, इनको रोकने की कोशिश करता था, जो उस समय क्रूर शासकों द्वारा गरीब ग्रामीणों पर, गरीब लोगों पर, गरीब जनता पर अटैक और अत्याचार किया जा रहा था, उन शासकों के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहा था। तो ये द पोएट थॉमस ग्रे अगेन सेज दैट सम पीपुल आर लाइक हैम्पटन हु अपोज्ड अगेंस्ट द टेरेंट, मतलब अगेंस्ट द किंग्स हु वेयर रूलिंग ओवर दैट कंट्री, मतलब उस समय जो शासक थे, जो जमींदार थे, उस समय जो मतलब कि गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे, गरीबों की आवाज़ों को दबा रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला था हैम्पटन। तो सम पीपुल आर लाइक हैम्पटन। द पोएट अगेन सेज दैट जॉन हैम्पटन अपोज शिप मनी लेवल्स, मतलब ये जो है भूस्वामियों के खिलाफ आवाज़ उठाया। कौन? जॉन हैम्पटन जो था वो क्या कहते हैं, भूस्वामियों के खिलाफ, टैक्स के खिलाफ, कर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था। इसलिए कभी ये कहता है, लेखक थॉमस ग्रे ये कहता है कि कुछ लोग उसमें जॉन हैम्पटन की भांति थे। सम इनोसेंट एंड स्पीचलेस विलेजर्स वुड हैव बीन एज ए ग्रेट एज मिल्टन, मतलब ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति थे, जैसे क्या कहते हैं, जॉन मिल्टन था जो एलिजाबेथन समय का कवि है, उसके बारे में बताया गया था सम इनोसेंट एंड स्पीचलेस विलेजर्स, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो निर्दोष थे, जो स्पीचलेस मतलब अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, अपनी बातों को रख नहीं पाते थे, अपनी बातों को दूसरे के सामने कह नहीं पाते थे, उनकी भांति था। वुड हैव बीन एज ग्रेट एज मिल्टन, वो एक जॉन मिल्टन नाम का जो कवि है उनकी भांति थे। मतलब जॉन मिल्टन जैसे अपनी बातों को विरोध नहीं करता था, अपनी बातों को विरोध करके प्रस्तुत और प्रदर्शित नहीं करता था, बल्कि उसको काव्य में संकलित कर देता था, कविता के माध्यम से अपनी बातों को सबमिट कर लेता था। तो यह इस प्रकार से इन दिस पैसेज द पोएट सेज दैट सम पीपुल आर लाइक सम विलेजर्स वुड हैव बीन
एज ग्रेट एज जॉन मिल्टन, ये कहते हैं कि कुछ ऐसे हो गए थे व्यक्ति, कुछ ऐसे उसमें रहे होंगे जो जॉन मिल्टन की भांत रहे होंगे। सम वुड हैव बीन लाइक क्रॉम्वेल सेड द ब्लड ऑफ इंग्लिशमैन ड्यूरिंग द सिविल वार। कहते हैं कि और कैसे लोग रहेंगे, समवेयर वुड हैव बीन लाइक क्रॉम्वेल, सम वुड बीन है लाइक मिल्टन एंड सम आर हैम्पटन। मतलब इस पैसेज में कवि जो है 3 विद्वानों की तुलना उन गरीब ग्रामीणों से की है कि वे गरीब ग्रामीण जो अवसर से वंचित हो गए, जिनको समय के हिसाब से जिनको समय अनुकूल नहीं मिला, इसलिए सो दे वेयर हैव बीन चेंज देयर लाइफ इनटू द कंडीशन ऑफ इनटू पुअर कंडीशन, सो दे आर आउट ऑफ द रीच ऑफ अपॉर्चुनिटी, द रीच ऑफ books of knowledge, the reach of other resources which have been passed in their life, but they have not to face them, मतलब उनका वे लोग सामना नहीं कर पाए। So in this passage the poet compares between the villagers, rural villagers and the poor villagers like Hampden, like Milton and like Cromwell। मतलब यहाँ पर इस पैसेज में, जैसा कि कवि ने पिछले पैसेज में बताया कि उन गरीब ग्रामीणों की सराहना, उन गरीब ग्रामीणों के गुणों की व्याख्या इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जिस प्रकार से गहरे समुद्र में निचले सतह पर रत्न पाए जाते हैं जिनको कोई नहीं जान पाता है, इसी प्रकार से इनके बारे में, इन गरीब ग्रामीणों के बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाया क्योंकि उनकी तरफ कोई किसी का ध्यान ही नहीं गया। जैसा कि उसमें कवि ने ये भी बताया कि जिस प्रकार से रेगिस्तान पुष्पों को कोई देखता नहीं है, जिस प्रकार से रेगिस्तान में जो फूल खिलते हैं, जो पुष्प खिलते हैं, उनको कोई नहीं देख पाता है, इसी प्रकार से इनके भाग्यों पर, इनके जीवन पर किसी ने कुछ नहीं लिख पाया, न कुछ कर पाया, न किसी ने किसी प्रकार का प्रोत्साहन, न किसी ने किसी प्रकार की प्रेरणा दे पाई उसी समुद्र तल में निहित रत्न की भांति। इस प्रकार से इसमें जो कवि है वो इन ग्रामीण की तुलना, मतलब जो कवि है वो ग्रामीण कब्रिस्तान में दफनाए गए गरीब ग्रामीणों पर अफसोस करते हुए कहता है कि ये गरीब जो ग्रामीण जो दफनाए गए हैं, इनमें इस प्रकार के लोग रहे होंगे। अगर इनको अवसर मिला होता, कोई हैम्पटन बन जाता, कोई जॉन मिल्टन बन जाता, कोई क्रॉम्वेल बन जाता। जैसा कि हैम्पटन के बारे में बताया गया कि भूमाफियाओं, भूस्वामियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था। जॉन मिल्टन जो था, निर्दोष लोगों, जिन लोगों की दबी कुचली आवाज़ थी, उन लोगों के ऊपर गीत काव्य लिख करके उनकी सराहना करता था, उनके बारे में लोगों को बताता था। और जो क्रॉम्वेल था वो क्या कहते हैं, सम वुड हैव बीन लाइक क्रॉम्वेल सेड द ब्लड ऑफ इंग्लिशमैन, जो सिविल वार मतलब सिविल युद्ध के समय अपने खून को मतलब अपने देश के लोगों के लिए खून बहाया, उनके खिलाफ, मतलब जो उनके शत्रु थे उनके खिलाफ उसने लड़ा। तो इस प्रकार से इस पैसेज में जो कवि है, जो थॉमस ग्रे है, वे उन गरीब वंचित ग्रामीणों के विषय में बताता है कि ये लोग जो है इन लोगों की भांति प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बन सकते थे। इस प्रकार से अब हम 16वें स्टेंजा में पहुंचते हैं। जैसा कि स्टेंजा में जो मतलब डिस्क्रिप्शन था वो इस प्रकार से है कि कवि जो है इन लोगों को प्रतिभाशाली संपन्न लोगों की तुलना गरीब ग्रामीणों से करता है कि अवसर मिला होता तो ये लोग भी उसी प्रकार से हो जाते। अब हम इसी के संदर्भ में in the next stanza of the poem, the plows of listening to command, कवि जो है अब इस स्टेंजा में देखे किसकी तुलना किससे करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। the plows of listening to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over as over smiling land and read their history in a nation's eyes। यहाँ कवि जो है इस संदर्भ में, कविता के इस संदर्भ में, इस स्टेंजा के माध्यम से वो क्या कहना चाहता है
द प्लाउज ऑफ लिसनिंग टू कमांड, मतलब लिसनिंग टू कमांड। कवि जो है आगे इस कविता में ये कहना चाहता है कि द विलेजर्स, बार बार ये बातें इसलिए संबोधित करता है कि गांव के कब्रिस्तान में दफनाए गए जो लोग हैं उन्हीं की तुलना, उन्हीं की व्याख्या, उन्हीं का वर्णन ये हमेशा कर रहा है। तो इन ग्रामीणों को कभी भी, मतलब ये कहता है जो पोएट है, वो कवि, वो इनकी तुलना कुछ विशेष लोगों से, विशेष सदस्यों से कर रहा है, जो कह रहा है कि ये ग्रामीण लोग जो इन टूटी फूटी कब्रिस्तानों में दफनाए गए हैं, इनमें और किस प्रकार के प्रतिभाशाली लोग होंगे और किस प्रकार के प्रतिभाशाली लोग बन सकते थे। ही अगेन सेज दैट द प्लाउज ऑफ लिसनिंग टू कमांड, मतलब इस जोर से इन लोगों के बारे में इनका मतलब क्या कहते हैं कि द विलेजर्स लाइंग इन देयर ग्रेव वेयर नॉट फेटेड टू बी 5 स्पीकर एंड सीनेटर। मतलब ये कहता है कि द विलेजर्स लाइंग इन देयर ग्रेव वेयर नॉट फेटेड टू बी फाइन स्पीकर्स एंड सीनेटर्स एंजॉइंग चीयर ऑफ ऑडियंस। मतलब ये लोग, जो लोग उसमें दफनाए गए हैं, ये इनकी बात करते हुए कहता द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग, मतलब कि उन लोगों को बहुत तेजी से, लिसनिंग टू कमांड मतलब इस आज्ञा और इस आदेश के सुनने वालों की बहुत तेजी से, बहुत गहराई से, बहुत जोर से वो स्वागत करते हुए क्या कह रहा है कि द थ्रीट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइस, मतलब इस घृणा और दर्द के शिकार हुए ये लोग, मतलब इस दर्द और इस घृणा के शिकार हुए इन लोगों के बारे में कहता है। टू स्केयर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, ये कहता है कि इनके जीवन में जो मुस्कुराहट थी, इनके जीवन में जो आनंद का समय था, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में केवल आया, मतलब उसकी बहुत ही प्रचुरता थी, बहुत ही ज़्यादा दिन तक इनके जीवन में वो स्माइलिंग, वो मुस्कुराहट, वो बातें, मतलब उस प्रकार के प्रसन्न जीवन नहीं आ पाया। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आइज, और देश की निगाह में, मतलब नेशंस आइज मतलब कि देश का जो दृष्टिकोण था, मतलब जो लोग ये बताते हैं कि इनके अधिकार, मतलब इनके जीवन में जो भी चीज़ें आई वो बहुत दिन तक नहीं रही, अर्थात प्रचुर मात्रा में रही। कभी ये कहना चाहता है द विलेजर्स लाइंग इन देयर ग्रेव्स वेयर नॉट फेटेड टू बी फाइन स्पीकर, इन लोगों के जीवन में यदि उनको अवसर मिला होता तो ये भी सदस्य होते, एंड सीनेटर्स मतलब विधानसभा के सदस्य होते, स्पीकर होते, कुछ कहने वाले, मतलब अपनी बातों को कहने वाले, सुनने वाले, मतलब एक राज्यसभा में बैठने वाले सदस्य की भांति ये लोग भी होते, क्योंकि इनके जीवन में दे वेयर आउट ऑफ द रीच ऑफ अपॉर्चुनिटी, दे वेयर आउट ऑफ द रीच ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर लाइफ, अपने जीवन से संबंधित इन लोगों के जीवन में जो अवसर, अच्छा अवसर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और क्या कहता है द विलेजर्स लाइंग इन देयर ग्रेव्स वेयर नॉट फेटेड टू बी फाइन, मतलब अच्छा व्यक्ति होने का सौभाग्य इनके भाग्य में नहीं दिखा था, अच्छा होने वाला संस्कार वाला सौभाग्य इनके जीवन में नहीं लिखा था। 5 स्पीकर मतलब ये उन 5 सदस्यों, राज्यसभा के 5 सदस्यों की भांति ये भी बन सकते थे। एंड सीनेटर्स एंजॉइंग चीयर ऑफ ऑडियंस, मतलब एक चीयर ऑफ ऑडियंस मतलब श्रोतागण की भांति, मतलब जिस प्रकार से मतलब इनके जीवन में अपनी कार्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया, इनके जीवन में चाकपटता मतलब अपनी बातों को मुख्य रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त नहीं बन पाया। ये सदस्य बनने, विधानसभा का सदस्य बनने का भी अवसर इनको नहीं प्राप्त हो पाया। दे वेयर आउट ऑफ रीच ऑफ मेकिंग द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी, so they were also not fated to hit the threats of pain and destruction। ये लोग कष्ट और नष्टप्रद मतलब कि they were also not fated, इनके जीवन में ये भी भाग्य प्राप्त नहीं हुआ to hit the threats of pain, मतलब धमकियों भरे और नाश करने वाले, विनाश करने वाले धमकियों को, मतलब दर्द की धमकियों, मतलब कि कष्ट देने वाली धमकियों को, नाश करने वाली धमकियों को,
का सामना करने के लिए इनके जीवन में इनको अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब दे वेर आल्सो नॉट फेटेड, ये उतने भाग्यशाली नहीं रहे टू हेट, घृणा करने का, द थ्रेट्स ऑफ पेन, मतलब दुख तकलीफ की धमकियों, मतलब दुख तकलीफ की जो धमकियां होती हैं, दुख तकलीफ की जो चेतावनी होती हैं, उसको इनको सामना करने का इनको अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दे वेर आल्सो डिनाइड ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पार्कलिंग स्प्रेडिंग अबंडेंस ऑफ थिंग्स। ये कह रहे हैं द पोएट अगेन से दैट दे वेर आल्सो डिनाइड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब इनको अवसर से बहुत दूर रखा गया, इनके जीवन में अवसर से इनको बहुत दूर रखा गया। ऑफ स्प्रेडिंग अबंडेंस ऑफ थिंग्स, ओवर हैप्पी स्माइलिंगनेस, इसमें स्माइलिंग पीपल, मतलब इन लोगों को इनके जीवन में इन अवसरों से, मतलब वो अवसर जो इनको मतलब प्रसन्नता का जीवन दे सकते थे, वो अवसर जो इनको ज्ञान प्रदान कर सकते थे, ऐसे अवसरों से इनको वंचित किया गया, मतलब वंचित हो गए। इसलिए कवि पिछले पैसेज में ये कहता है कि हमें उस महत्वाकांक्षी लोगों को उन लोगों पर नहीं हंसना चाहिए जो इन सिंपल ग्रेव में, सिंपल कब्र में दफनाए गए हैं, क्योंकि इनमें इनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि बार बार ये बात बताई गई कि ऐसे व्यक्ति ये लोग रहे जो अपने माने प्रशंसा, अपनी अच्छाई, मतलब बहुत धन दौलत प्राप्त करने वाले विचारधाराओं से इसलिए दूर रहे क्योंकि ये मानते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सी ख्याति प्राप्त की है, उन लोग तो वे लोग जो है लड़ते हुए खून भी बहाया होगा, लोगों की हत्या भी की होगी, लोगों से लड़े झगड़े होंगे। इस प्रकार से वे लोग इस विनाशकारी विचारधारा से दूर रहे, इस महत्वाकांक्षी लोगों के परिध से दूर रहे, क्योंकि महत्वाकांक्षी विचारधारा वाले लोगों ने कुछ अपने जीवन में हिंसा भी किए होंगे। इसलिए द पोएट अगेन से दैट दे वेयर सो मच लिमिटेड इन देयर अपॉर्चुनिटी, उनको जो अवसर मिला वो सीमित दायरे में उनको अवसर मिला, मतलब उनको जो अवसर प्राप्त हुआ अपने जीवन का विकास करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, उनको बहुत सीमित दायरे में अवसर प्राप्त हुआ। मतलब दे फेस्ड सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच आर इन लिमिट पोजिशन सो दैट दे कुड नॉट क्रिएट एनी हिस्ट्री, मतलब ऐसा ये कभी आगे बताता है कि वो टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, वो अपने जीवन में बताए तो वो अवसर मिला कैसा, लिमिटेड इन देयर अपॉर्चुनिटी, उनको क्या मिला, स्माइलिंग लैंड, मतलब मिला, लेकिन वो कैसा था, स्कैटर, मतलब उनका जो फैलाव था वो बहुत प्रचुर मात्रा में था, मतलब उनका प्रशंसा पूर्वक जो जीवन था, मतलब उनके जीवन में जो प्रसन्नता आई उसकी एरिया कैसी थी, वो लिमिटेड एरिया थी, मतलब वो सीमित दायरे में था, लिमिटेड इन देयर अपॉर्चुनिटी। मतलब कभी ये बता रहा है दैट दे कुड नॉट क्रिएट एनी हिस्ट्री, उन लोगों ने अपना कोई इतिहास नहीं बनाया, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम किसी प्रकार से नहीं छपा। कभी ये कहना चाहता है कि दे कुड नॉट क्रिएट एनी हिस्ट्री एंड गेट देयर नेम्स, और अपनी ख्यात, नेम से यहाँ ख्यात होती है, उन लोगों ने अपनी ख्याति नहीं बना पाई, अपना लेख नहीं बना पाया इन द पेजेज ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में। कभी ये कहता है कि वे लोग जो समय से वंचित रह गए, जिनको समय पर्याप्त मात्रा में उनके जीवन में मिला ही नहीं, जो लोग इस कब्र में समय से पहले आ गए, जिन लोगों के लिए ये कब्र जो है हमेशा सोने के जैसा है, मतलब हमेशा उसमें सो रहे हैं, they have no any kind of worry, they have no any kind of work, why they have lost all their work, they have completed all their work which were given to them as the performing duty, but they have performed their duty like they are sleeping, like a sleeping soundly person, जो बहुत गहरी निद्रा में व्यक्ति सोते हैं, इस प्रकार से अपनी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने अपने जीवन का कोई न इतिहास बनाया, न इतिहास के पन्नों पर अपनी कोई गाथा लिखी, न इतिहास के पन्नों पर अपना कोई जीवन लिखा। बुक ऑफ देयर कंट्री, मैंने अपने देश के इतिहास के पन्नों की किताब के पन्नों में, अपने देश के इतिहास के किताब के पन्नों में उन लोगों ने अपना किसी प्रकार का कोई अभिलेख, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं कराया। इसलिए सो द पोएट सेज दैट द पीपल हु वेयर lying buried, who were sleeping in the graves forever, they are
sleeping soundly, they have no any worry, they are out of the violence of the people. So they are not like the ambitious person, they are not like the rich persons who were gained sufficient fame in their life. वो जो लोग अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धि, बहुत से ख्याति प्राप्त किए, उन लोगों की भांति ये लोग नहीं रहे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने इतिहास में, अपने इतिहास के पन्नों में अपना किसी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं दर्ज किया, क्योंकि दे वेर सो मच लिमिटेड इन द अपॉर्चुनिटी। उनको जो अवसर मिला, उनको जो क्या कहते हैं, कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ, वो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत सीमित दायरे में। सो एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशन साइज, और जो इतिहास, जो उनके देश के इतिहास का जो पन्ना था, उसमें उन लोगों ने अपना कोई इतिहास रिकॉर्ड नहीं किया, कोई भी अपना इतिहास वहाँ पर उन लोगों ने नहीं लिखा। सो द पोएट अगेन थिंक्स अबाउट द विलेजर्स। कवि आगे ये बताता है कि इस प्रकार से वे निरंकुश शासनों के विरुद्ध, जो निरंकुश शासक थे, जो हु आर रूलिंग ओवर दैट कंट्री एट दैट टाइम, दे कुड नॉट डू समथिंग अगेंस्ट देम। मतलब वे ग्रामीण लोग उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। दे आर नॉट एबल, दे हैव नो एनी अथॉरिटी टू डू, दे हैव नो एनी अथॉरिटी टू डू अगेंस्ट देम। मतलब उनके साथ कुछ करने की, उनके खिलाफ कुछ करने की शक्ति उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वे निरंकुश शासकों के विरुद्ध कोई भी आवाज़ नहीं उठा सके। कभी ये कहना चाहता है कि वे लोग क्या किए? निरंकुश शासक जो थे, मतलब कि जो ऐसे शासक थे जो किसी की बात नहीं मान रहे थे, उन लोगों के खिलाफ, मतलब शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों में जैसे हैम्पटन था, क्रॉमवेल था, इन लोगों ने तो उठाया, लेकिन ये लोग नहीं उठा सके। लेकिन ये लोग उनकी भांति थे, लेकिन आवाज़ उठाने में असमर्थ नहीं थे। और आगे कभी ये कहता है, वे सरकार के आदेश को निर्दयतापूर्वक, जो आदेश था, निर्दयतापूर्ण जो आदेश था, उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। उनके खिलाफ भी, उनके विरुद्ध भी कोई आवाज़ नहीं उठाए, उनको हटाने के लिए भी बाध्य नहीं कर सके। अर्थात होता क्या है कि द राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि संविधान में व्यवस्था है कि शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार है, लेकिन इन ग्रामीण लोगों के पास किसी भी शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार नहीं था। जो शासक इनके खिलाफ जो भी चाहे वो किया, लेकिन ये लोग इतने उपेक्षित थे, इन लोग इतने अवसर से वंचित रह गए, इतने ज्ञान की किताबों से दूर रह गए, इतने ज्ञान का अभाव रह गया कि दे could not do anything against that rulers who were ruling at that time against the villagers। कभी ये कहता है कि उस समय जो ग्रामीण लोग थे, उनके खिलाफ शासन करने वाले या उनके साथ अत्याचार करने वाले लोग जो थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठा पाई। अर्थात ये लोगों के अंदर क्या कमी थी? इन लोगों के अंदर ये कमी थी कि इनका भाग्य साथ नहीं दिया, इनको समान रूप से अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। ये लोग भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसीलिए कवि बार बार कहता है कि प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी लोगों को इनके खिलाफ जो है नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर मजाक नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छे कब्रिस्तानों में नहीं दफनाए जा सके, इनका कोई दोष नहीं है। ये अच्छे व्यक्ति नहीं हो पाए, नेता नहीं हो पाए, मिल्टन नहीं बन पाए, हैम्पटन नहीं बन पाए, क्रॉमवेल की भांति नहीं काम कर पाए, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। मतलब इनको सुचारू रूप से अवसर की कमी होने के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण ये लोग ऐसे चीज़ों से वंचित रह गए। सो द पोएट अगेन सेज दैट दे आर अनेबल टू रिकॉर्ड their history in the pages of the history of their country। मतलब ये लोग अपने इतिहास को अभिलेख के साथ अपने इतिहास को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं कर पाए। So he again says that historians get their names recorded in their file. They were also denied of the opportunity of spreading abundance। मतलब ये अपने आप को फैलाने, अपने आप का विस्तार करने में, अपने आप का विकास करने में इन लोगों को जो अवसर मिला वो बहुत प्रचुर था, वो बहुत कम था, इसलिए ये सब इन चीज़ों से वंचित रह गए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ये लोग भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे,
हैम्पटन, क्रॉम्वेल और मिल्टन की भांति थे, लेकिन इनको अवसर की अनुपलब्धता के कारण ये लोग अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर पाए और समय से पहले इनकी मृत्यु आ गई। ये कब्रिस्तान में चले गए, ये हमेशा चिरनिद्रा में सो रहे हैं। ये लोग भी बहुत अच्छे लोग रहे हैं जो आज एक नेग्लेक्टेड ग्रेव्स में, उपेक्षित कब्रों में जो दफनाए गए हैं, ये भी अच्छे अच्छे कब्रों में दफनाए जाने वाले लोगों की भांति थे। बट इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग उन महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पर्सन की भांति नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे होंगे वो अपने जीवन में युद्ध भी किए होंगे, अपने जीवन में हिंसा किए होंगे, खून बहाए होंगे, इसलिए ऐसे कार्यों से ये लोग हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेंजा में, आप देखते रहिए। इन द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, कवि अगले पद्यांश में बता रहा है, देयर लॉर्ड फॉरबेड नॉर circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confide, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind। कवि आगे बता रहा है, कह रहा है कि देयर लॉर्ड फॉरबेड नॉट सर्कमस्क्राइब्ड एलोन, उन्होंने अपने भाग्य को सीमित रखा। कवि ये कहना चाहता है, कवि ये कह रहा है, उन्होंने क्या किया, अपने भाग्य को बहुत प्रदर्शित करने से रोका। मतलब कि भाग्य को अपने, मतलब कि उनके जो भाग्य थे, उनके जो कार्य थे, उन्होंने उस कार्य को, अपने गुणों को, जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, उसको बहुत आगे जाने से, उनको आगे मतलब प्रदर्शित करने से उन्होंने अपने आप को रोका। मतलब उसको रोका चाहा, इसलिए रोकना चाहा कि देयर ग्रोइंग वर्च्यूज बट देयर क्राइम्स, मतलब कि अगर गुण बढ़ेंगे तो अपराध भी बढ़ेंगे। उन्होंने ये बताया कि उनके अपने गुण व पाप जो थे वो सीमित दायरे में थे, मतलब वो अपने गुण व पाप को सीमित दायरे तक ही रखा। मतलब उनके जो अंदर क्वालिटी थी, उनके अंदर जो मतलब कि डिमेरिट्स थी, जो अवगुण थे, जो गुण थे, उसको अपने उन्होंने मतलब कि अपने सीमित तक उसको सीमित ही रखा। फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लाटर टू ए थ्रोन, मतलब उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी निर्धनता के, उनके गुणों के विकास एवं प्रार्थना को नियंत्रित रखा। मतलब उनकी जो निर्धनता थी, उनके जो गुण थे, उस विकास के प्रदर्शन को नियंत्रित रखा। मतलब निर्धनता के जो गुण होते हैं, मतलब कभी ये कह रहा है कि उन लोगों के अंदर जो गुण थे, गरीब होने के जो गुण थे, उसको उन लोगों ने सीमित दायरे में ही रखा। महत्वाकांक्षी लोग हत्या में भी भाग लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, मतलब कि उनकी जो दयालुता का विचार था उसको उन्होंने सीमित दायरे तक ही रखा, क्योंकि वो जानते थे कि जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो हत्या व रक्तपात में भी भाग लेते हैं। वो अपने आप ही अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उनके साथ मतलब वो गलत वे लोग करते हैं। यहाँ कभी कह रहा फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लाटर टू ए थ्रोन, मतलब किसी हत्या, स्लाटर माने होता है हत्या करना, मारना, मतलब कि दोहन वो करना। तो ये कहते हैं किसी की हत्या, मतलब कि वो जो महत्वाकांक्षी लोग थे वो अपने आप सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। वे लोग क्या किए हैं, वे लोग जो है हत्या व रक्तपात में, मतलब कि जो मतलब कि मर्डर होता है, जो मतलब कि क्राइम्स होते हैं, उसमें उन लोगों को भाग लेना पड़ता है। मतलब वो भाग लेंगे तभी आगे जा पाएंगे। द पोएट डिफेंड्स द लॉट ऑफ द पुअर, मतलब जो कवि है डिफेंड्स द लॉट ऑफ द पुअर विलेजर्स हु आर लाइंग ब्यूरिड इन द चर्चयार्ड, मतलब उनका पक्ष लेते हुए कवि जो है उन ग्रामीणों का, कब्र में दफनाए गए ग्रामीणों का पक्ष लेते हुए कहता है कि उन्होंने कभी अपने गुण को प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं किया। विलेजर्स हु आर लाइंग ब्यूरिड इन द चर्चयार्ड दे नेवर ट्राइड टू शो देयर वर्च्यूज, मतलब ये कब्रिस्तान में दफनाए गए लोग, जो कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, उन लोगों ने कभी भी अपने क्या कहते हैं गुणों को प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं किया। फिर क्या किया, देयर ओन वर्च्यूज एज वेल एज साइंस, मतलब उनका दे हैड देयर ओन वर्च्यूज, उनका अपना गुण, मतलब उनका दोष और पाप उनके साथ ही रहा। कवि के कहने का तात्पर्य होता है
कि उनका दोष और उनका गुण, उनका पाप और उनका पुण्य उनके साथ ही रहा। उसको क्या किए, बहुत दूर तक फैलाने के लिए कोशिश नहीं की, अपने गुणों को प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की। बट दीज वेयर कन्फाइंड विद इन देमसेल्व्स एलोन, उनके पास उनका जो गुण था, उनके अंदर जो पाप था, वो अपने आप उनका अकेला उनके साथ रह गया, वो उसको कहीं फैलाना नहीं चाहे, उन तक ही वो सीमित रह गया। मतलब उनका गुण, उनका दोष, उनका पाप उनके तक ही सीमित रह गया। दे नेवर ट्राइड टू शो ऑफ देयर वर्च्यूज, मतलब अपने गुणों को भी प्रदर्शित नहीं करना चाहे, अपने गुणों का बहुत बखान नहीं किए। मतलब वो लोग अपने गुणों का बखान भी नहीं किए। कौन? जो ग्रामीण लोग दफनाए गए हैं। देयर क्राइम्स आल्सो देयर ओन, उनका जो अपराध था वो अपना अपराध ही रह गया। मतलब उनके अंदर जो पाप था, उन्होंने जो पाप किया था उसको उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा, उसको कहीं उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। द पॉवर्टी चेक्ड द डेवलपमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ देयर वर्च्यू, द पॉवर्टी चेक्ड द डेवलपमेंट, जबकि ये बताया जाता है कि निर्धनता ने उनके विकास को रोक दिया। निर्धनता ने क्या किया? उनके विकास को रोका, लेकिन क्या हुआ? द डेवलपमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ देयर वर्च्यू, और उनके गुणों का खात्मा कर दिया, उनके गुणों को समाप्त कर देती है। निर्धनता के कारण उनके गुणों की कहीं न प्रशंसा की जाती है, न उनके विकास का कहीं नाम लिया जाता है। एंड आल्सो सेव्ड देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, और वे अपने आपराधिक विचार को, मतलब वे जो उनका अंदर जो आपराधिक विचार थे उसको उन्होंने सीमित रख लिया। देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, मतलब कि अपराध करने के जो उनके अंदर विचार थे उसको वो कम कर दिया। एंड आल्सो सेव्ड देम, और उनसे वो बच निकले। किससे? यदि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती तो वो अपराध करते, हत्या करते, रक्तपात मतलब कि खून बहाते। तो उन्होंने क्या किया? उसको सुरक्षित रख लिया, उसको उन्होंने सीमित दायरे में कर लिया। जबकि वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कभी आगे कह रहा है, द पोएट अगेन सेज दैट एम्बिशियस पीपुल इंडल्ज इन मर्डर एंड ब्लड बट दे नेवर थॉट ऑफ इट। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? वे इंडल्ज इन मर्डर, वो हत्याओं में शामिल रहते हैं, एंड ब्लड और रक्तपात में, मतलब कि रक्तपात में भी शामिल रहते हैं। उन्होंने ये कहा इसलिए वे लोग महत्वाकांक्षी बनने की जिज्ञासा नहीं किए, बनने की इच्छा नहीं प्रकट किए, क्योंकि महत्वाकांक्षी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कह रहा है एम्बिशियस पीपुल इंडल्ज इन मर्डर, मतलब कि महत्वाकांक्षी लोग मर्डर, हत्या में शामिल होते हैं। एंड ब्लड और रक्तपात करते हैं, बट दे नेवर थॉट ऑफ इट, लेकिन उसके बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं। So the people who were ambitious person, they are also indulged, they are also related in murder, they also act, they also did evil act in their life, वे प्रायः अपराध करते हैं, गलत कार्य करते हैं। So the poet again says that the people, their Lord forbade nor circumscribed alone। इनके कहने का तात्पर्य है, कभी ये कह रहा है कि उनका जो भाग्य था, उसको उन लोगों ने सीमित दायरे में रखा, उसको उन लोगों ने रोके रहा। रोकने का मतलब होता है कि अपने भाग्य को, अपने महत्वाकांक्षा को उन लोगों ने आगे फैलाया नहीं। कहने का तात्पर्य है, द पोएट डिफेंड्स द लॉट ऑफ द पुअर विलेजर्स हु वेर लाइंग ब्यूरिड इन द चर्चयार्ड, दे नेवर ट्राइड, मतलब देयर ग्रोविंग वर्च्यू, उनके जो गुण उभर रहे थे, उनके अंदर जो गुण उत्पन्न हो रहे थे, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, मतलब उनके अंदर जो गुण उभर रहे थे, वे जो अपराध कर रहे थे, अर्थात वो अपने दोष और गुण दोनों को अपने पास सुरक्षित रखा, मतलब उसको बढ़ने नहीं दिया। एट लास्ट इन द मीनिंग ऑफ द पैसेज द पोएट वांट टू शो, देखिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी में जो लिखा है उसको हम अर्थ पे आप हिंदी में अर्थ समझा दे रहे हैं, इसलिए ताकि आपको उसका पैसेज का अर्थ समझ में आए। द पोएट डिफाइड द लॉट ऑफ द पुअर विलेजर्स, मतलब उन लोगों का पक्ष लेते हुए, कब्र में दफनाए गए लोगों का पक्ष लेते हुए वो कवि कहता है, हु आर लाइंग ब्यूरिड इन द चर्चयार्ड, मतलब वही बात, जो लोग दफनाए गए, कब्र में दफनाए गए हैं, दे नेवर ट्राइड टू शो देयर वर्च्यूज, उन्होंने अपने गुण का कभी प्रदर्शन नहीं किया।
दे हैड देयर ओन वर्च्यूज, उनका अपना गुण एज वेल अपना मतलब उनका अपना दोष, उनका अपना पाप, उनका अपना पुण्य, उनका अपना पाप उनके साथ रहा, उन्होंने उसको कहीं फैलाने की कोशिश नहीं की। बट दीज वेयर कन्फाइंड विद इन देमसेल्फ एलोन, उनके साथ अपना अकेला ही रह गया। दे नेवर ट्राई टू शो ऑफ देयर वर्च्यूज, उन्होंने अपने गुण को प्रदर्शित करने की कभी कोशिश नहीं की। देयर क्राइम्स आल्सो देयर ओन, मतलब उनका जो अपराध था, उनका जो अनैतिक कार्य था, उनका जो पाप था, वो अपना उनका ही रहा। सो द डेवलप एंड डिस्प्ले ऑफ देयर वर्च्यू, द पॉवर्टी चेक्ड द डेवलप, मतलब जो निर्धनता थी, द पॉवर्टी कंडीशन आल्सो prevails also checks the development of that people who were lying buried in the graveyard where the poet is sitting. So the poet is explaining about the condition of the poor people, poor ancestors are the forefathers of that villagers. कभी जो है वहाँ पर कब्रिस्तान पर जहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर ग्रामीण के पूर्वज जो दफनाए गए हैं उस कब्रिस्तान में, उनकी पुअर कंडीशंस, उनके डेवलपमेंट, उनके जो विकास हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो पाप हैं, उनका वर्णन कर रहा है, उनके बारे में वो व्याख्या कर रहा है। व्याख्या करते हुए कह रहा है कि क्या कह रहा है, द पॉवर्टी मतलब वो निर्धनता, चेक्ड द डेवलपमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ देयर वर्च्यू एंड आल्सो सेव्ड देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, मतलब अपराध होने से रोका, विकास होने से रोका। ऐसा एट लास्ट द पोएट सेज दैट द पीपुल आल्सो पुट देयर डिजायर बिफोर द पोएट, मतलब ये भी कहा जा सकता है कि वो ग्रामीण लोग कवि के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी मतलब व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं होंगे तो ठीक है। इसलिए ठीक है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने पर महत्वाकांक्षा अपने आप प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, हत्याओं में, रक्तपात मतलब कि खून बहाने वाले कार्यों में क्या कहते हैं कि हिलना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, उनसे संबंध रखना पड़ेगा। अर्थात एम्बिपस पीपुल इंडल्ज, अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं कहाँ, हत्याओं में, गलत अनैतिक कार्यों में। बट दे नेवर थॉट ऑफ इट, दे नेवर थिंक अबाउट the murder of the people, the committing and bloodshed of the people. So the people of that village did not want to perform themselves as the ambitious people, like the people who are indulged in the murder and bloodshed. So he wants to he has no desire, the poet has no desire to change himself into the ambitious people. So I think in the 18th stanza, the strangling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes in ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense candles of the muse flame. अब कवि जो है आपको अगले नेक्स्ट पैसेज में क्या बता रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शस, मतलब ये कह रहा है ट्रूथ द हाइट, मतलब ये कह रहा है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर हिचकी के कारण आने वाले दर्द के कारण, मतलब हिचकी के कारण होने वाले दर्द जो होते हैं, ट्रूथ टू हाइड मतलब सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये कवि ये कहता है, द पोएट सेज दैट कि वे लोग जो दोषों से मुक्त रहे, जो दोष सामान्यतया धनी लोगों में देखने को मिलते हैं, यह कहता है कि यद्यप कब्र में दफनाए गए लोग कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सके, कब्र में दफनाए गए लोग कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सके। द स्ट्रेंगलिंग पेंस ऑफ कंसाइज ट्रूथ टू हाइड, मतलब कि इस प्रकार से कह रहे हैं कि ट्रेंगलिंग पेंस ऑफ कंसंस मतलब हृदय में होने वाले या कह सके हिचकी के कारण होने वाले दर्द के कारण, हिचकी के कारण होने वाले दर्द से जो है इन लोगों ने अपने आप को, अपनी प्रतिभा को हमेशा छिपाया। To quench the blushes of ingenious shame or heap the shrine of luxury and pride with incense candle at the muse flame. Through the villagers, मतलब बार बार कभी वो बता रहा है, through the villagers lying in their graves were unhonored and unmourned, yet they could save themselves from many evils. कभी ये कहना चाहता है कि थ्रो द विलेजर्स लाइंग, द पोएट सेज दैट थ्रो द विलेजर्स लाइंग इन देयर, मतलब उसी के संदर्भ में, मतलब कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफनाए गए हैं उसी के संदर्भ में वो कहता है वेयर अनऑनर्ड, वो सम्मान प्राप्त सम्मान
से वंचित लोग, एंड अर्न मोड मतलब कि दुख संताप से वंचित लोग, एट दे कुड सेव देमसेल्फ फ्रॉम मेनी वेल्थ, फिर भी ये लोग कैसे व्यक्ति थे, अनऑनर्ड, जो उनको सम्मान न मिला, एंड अनमोड, जिसको शोक नहीं मिला, फिर भी दे कुड सेव देमसेल्फ फ्रॉम मनी इविल्स, फिर भी ये लोग इन लोगों से मतलब कि सम्मान से दुख से दूर रहे, फिर भी इन लोगों ने अनेक बुराइयों को बचाया, और अनेक बुराइयों से अपने आप को बचाते थे। मतलब इन लोगों के पास किसी प्रकार का सम्मान, अनऑनर्ड मतलब सम्मान नहीं था, अनमोड मतलब व्यथा नहीं थे, दुख नहीं था, फिर भी इन लोगों ने अपने को इन बुराइयों से बचाया। दे डिड नॉट सफ़र एनी रिमोर्स, इन लोगों ने बहुत दिन तक, रिमोर्स मतलब दुख को बहुत दूर तक नहीं झेले, बिकॉज दे हैड नॉट टू कंसील ट्रूथ, ये लोग दुख बहुत ज़्यादा नहीं झेल पाए, बहुत दुख को ज़्यादा नहीं झेले, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने कभी भी सत्यता को छिपाया नहीं। मतलब इनके अंदर इस प्रकार की विचारधाराएं थी ही नहीं कि ये लोग किसी भी कष्ट या मुसीबत को बहुत देर तक झेले हों, इसलिए दे हैव अर्ली गॉन टू द ग्रेव, इसलिए ये लोग जल्दी से ग्रेव में चले गए, कब्रिस्तान में चले गए। दे डिड नॉट डू एनी शेमफुल थिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ विच दे हैड नॉट टू हाइड, मतलब इन लोगों ने कोई घृणा से भरा हुआ कार्य, कोई घृणित कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि दे हैड नॉट टू हाइड देयर नेचुरल फीलिंग्स, क्योंकि वे अपने आप के, अपने प्राकृतिक, अपने स्वाभाविक भावनाओं को आपसे मतलब कि स्वाभाविक भावनाओं को कभी छिपाए नहीं, कभी त्यागे नहीं आपसे, मतलब कि जो शर्म से, जो लज्जा से भरी सामान्य भावनाएं इनकी थी, उसको कभी ये लोगों ने छिपाने की कोशिश नहीं की थी। दे हैड नॉट टू कैंडल इंसेंस एट द फील ऑफ लग्जरियस एंड प्राउड पीपुल, दे हैड नॉट टू कैंडल इंसेंस एट द, मतलब इन लोगों ने कभी भी लग्जरियस मतलब कभी भी विलासी, इन्होंने कभी भी कोई ऐसा शर्मनाक कार्य नहीं किया जिसके कारण इनको अपने आप को छिपाना पड़ा, और ये लोग कभी भी धन व लालच या किसी भी विलासी कार्य में लिप्त होकर के घमंडी लोगों की भांति दम्भपूर्वक कार्य कभी नहीं किया। इसलिए इन लोगों के कभी ये कहना चाहता है, इसलिए भी इनका जीवन बहुत दीर्घायु नहीं रहा। I mean to say that they have early gone to the grave. Why they do not like to live long here? Why, if they are living long on the earth, they would have been changed themselves like the ambitious people. इन लोगों ने बहुत देर तक बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने की इच्छा इसलिए नहीं व्यक्त किया कि अगर ये लोग बहुत दिन तक रहते तो ये महत्वाकांक्षी हो जाते। जैसा कि महत्वाकांक्षी होने पर एक बुराई इनके अंदर आ जाती। क्या बुराई आ जाती? कभी कहता है कि इंडल्ज इन मर्डर, तब ये लोग मर्डर, हत्या में शामिल हो जाते। एंड जैसा कि इसने बताया कि महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, उनको इस प्रकार की कई रास्ते तय करना पड़ता है, इस प्रकार के मतलब कि उनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं और वो उस कठिनाइयों को पार करते हुए महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनते हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, अपने को अपना प्रशंसक बनाने के लिए जो है ये लोग छोटी छोटी बुराइयों को मतलब कमिट करते हैं, करते चले जाते हैं। इस प्रकार से कभी आगे कहता है एट लास्ट द पोएट सेज दैट, आगे कवि जो है ये बताया, लास्ट में वो बताता है कि द हीप द श्राइन ऑफ लग्जरियस एंड प्राइड, ये लोग जो है कभी अपने को विलासी जीवन में नहीं रखना चाहा, अर्थात इन लोगों ने अपना विलासी जीवन नहीं बिता, इन्होंने कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ा, मतलब कि दे डू नॉट लाइक टू मोर्न, मतलब ये लोग अनमोर्न, ये लोग पश्चाताप वाले जीवन से ये लोग हमेशा दूर रहे। और क्या कहा, उन दोषों से भी मुक्त रहे जो दोष सामान्यतः धनी लोगों में देखने को मिलते हैं। ये कभी आगे ये बताया कि ये लोग उस दोष से भी दूर रहे जो दोष धनी लोगों में प्रायः मिलता है। इसलिए कभी ये बार बार कहता है कि इन लोगों ने अपने अल्प आयु को ही पसंद किया, अल्प जीवन को ही पसंद किया। और द पोएट हैज सेड मेनी टाइम्स दे आर स्लीपिंग साउंडली इन द ग्रेव एज दे हैव नॉट बीन मोर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग मरे नहीं हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, ये लोग सो रहे हैं। इस प्रकार से कभी जो है लास्ट में ये बताता है कि इन्होंने अपने जीवन में कोई शर्मनाक कार्य नहीं किया, इन्होंने धन के लालच में कभी ईमानदारी व सत्यता को नहीं छोड़ा, मतलब दे डू नॉट
give up their truthful thought on account of being greedy, on account of wealth, मतलब धन के लालच में, धन के कारण कभी भी अपनी ईमानदारी को, कभी अपने सत्यनिष्ठ विचार को इन लोगों ने नहीं छोड़ा. So I repeat here, through the villagers lying in their graves, unhonored and unmourned, yet they could save themselves from many evils. They did not suffer any remorse because they had not to cancel truth. ये बात, this point is very important. They did not suffer, इन्होंने बहुत सफ़र मतलब कि कष्ट नहीं झेला. any remorse, किसी भी मतलब कि प्रायश्चित का, किसी भी दुख का, because they had not to cancel truth, क्योंकि सत्यता का त्याग इन्होंने कभी नहीं किया. they did not do any shameful things, इन्होंने कभी घृणित कार्य नहीं किया, जैसा कि कवि बता रहा है बार बार. क्यों नहीं किया? on account of which they had not to hide, मतलब कोई भी कार्य जो प्राकृतिक था, जो इनके अंदर जो सामान्य सोच थी, उससे हट करके इन लोगों ने कभी भी उसको छिपा करके इन लोगों ने कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया. दे हैड नॉट टू काइंडल इंसेस, वही बार बार बात कह रहा है कि ये लोग विलासी जीवन, फीट ऑफ लग्जरियस एंड प्राउड पीपल, मतलब दम्भ और विलासी लोगों की भांति, दम्भ और महत्वाकांक्षी लोगों की भांति, मतलब कि घमंडी और महत्वाकांक्षी लोगों की भांति इन लोगों ने कभी भी लग्जरियस जीवन, विलासिता का जीवन नहीं बिताया. सो आई थिंक दैट this passage has been finished today. I shall meet on the next with the next passage on the next visit. Thank you very much. और बोल देगा सर जी. देखिए, थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये थॉमस ग्रे है, यह एक क्या कहते हैं कि एलिजी पोएम है जिसको उसने लिखा है, जैसा उसका नाम भी है, एन एज इन कंट्री चार्ज. पूरी जो इस कविता का पूरा जो मतलब सार तत्व है, कविता की जो पूरी कहानी है, वो कवि जो है वो अपने आप पर भी विचार करते हुए, अपने आप पर भी ये सोचता है कि जिस प्रकार से वो गांव के कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है, गांव के कब्रिस्तान में दफनाए गए गरीब ग्रामीण लोगों की दास्ता को व्यक्त कर रहा है. वो सोच रहा है कि एक दिन मैं भी जब इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर भी कविता और कहानी लिखेंगे. इस प्रकार से यह जो कविता है बहुत ही शोक, मतलब कि इसमें शोक के जो थॉट हैं, एलजी थॉट, मतलब कि जो शोक के विचार हैं, वो जो है इसमें कंसिस्ट हैं, इसमें निहित हैं. इसलिए आई होप दैट द स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट द पैसेज बाय पैसेज ऑल द पोएम ऑफ थॉमस ग्रे, एंड दे विल रीच there the meaning of the passage one by one has been indulged with the thought of the poet, with the thought of the villagers, with the thought of the ambitious people, with the thought of the rich, with the thought of the poor. मतलब जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, इस पूरी कविताओं को एक एक करके देखेंगे, तो आप उसमें ये देखेंगे कि महत्वाकांक्षी लोगों के विचार, धनी संपन्न लोगों के विचार, गरीब लाचार लोगों के विचार, गरीब ग्रामीण लोगों के विचार को किस प्रकार से कवि ने उसमें जो है उल्लेखित किया है. तो आपको ये पूरी कहानी, मतलब कि आप इतनी सरल, मतलब कि सरल शब्दों में मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ. आप लोग चाहें तो इस कहानी को थोड़ा सा जो है, जो मेन मतलब कि जो ये लाइंस है, जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है, इसको थोड़ा सा आप नोट किया करिए. नोट करने से क्या होगा कि आप उसको पढ़ेंगे तो मैंने इसको बहुत सरल शब्दों में सर्च करके लिखा है, एकदम सटीक इसका उत्तर आने लगेगा तो उसका क्या अर्थ होता है. और जो कविता होती है, जानते हैं, ये थोड़ा सा उसमें लिखी जाती है, मतलब कि जो एलजी होती है, जो पोएम होता है, और जो क्या कहते हैं कि मोनोलॉग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो कविता है थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखी रहती है. क्योंकि उसमें राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए, इसलिए जो है हाइट, प्राइड, स्वयं, फ्लेम, तो इसलिए कविता को जो है मैंने यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिखा है बहुत शब्दों में. इसलिए आप थोड़ा सा उसको पढ़ के आया करें, पढ़ा करें तो ज़्यादा समझ में आएगा. मैं बताऊँ क्योंकि कविता का जो अर्थ होता है वो अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है. एक कोई उसका राइट आर्डर नहीं होता कि इसी भाव से कविता को बताया जाए, इससे अनेकों भाव निकलते रहते हैं. So I hope that you will like this video, and I will meet you. I will visit the next class. Thank you very much.
चलो ठीक।